यूरिक एसिड बढ़ने की बुनियादी वजूहात क्या हैं और इसके सेहत पर क्या असरात हो सकते हैं। हमारी बॉडी में कोई ना कोई इस तरह की बीमारी है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जितना यूरिक एसिड बन रहा है उतना एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। यूरिक एसिड की सतह को बढ़ने में मदद कर सकती है और कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए और किससे परहेज़ करना चाहिए। जितनी ज़्यादा इंसुलिन बनाएंगे लिवर उतनी ज़्यादा यूरिक एसिड बनाएगा, तो इस तरह यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है ओबेसिटी में एक वजह। दूसरी वजह ओबेसिटी की वजह से हमारी किडनी डैमेज होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड क्या है और ये जिस्म में कैसे पैदा होता है। यूरिक एसिड बढ़ने की बुनियादी वजूहात क्या हैं और इसके सेहत पर क्या असरात हो सकते हैं। क्या खुराक यूरिक एसिड की सतह को कंट्रोल करने में मदद दे सकती है। कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए और किससे परहेज़ करना चाहिए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन हुरिया मुबश्शिर साहिबा। यूरिक एसिड क्या है और ये जिस्म में कैसे पैदा होता है। यूरिक एसिड बेसिकली एक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, तो जब हम हाई प्यूरिन फूड्स लेते हैं जिसमें मीट आ जाता है, मीट में चिकन, मटन, बीफ, सी फूड, ये सारा कुछ आ जाता है। जब हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो यूरिक एसिड पैदा होगा, क्योंकि इसकी कन्वर्जन हो जाती है प्यूरिन्स की यूरिक एसिड में, और अगर वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा बॉडी से तो वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा। इसकी बात करें तो 3 मेजर रीजंस होती हैं। एक ये कि हम हाई प्यूरिन फूड ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसमें 3 वजूहात आती हैं। पहली वजह ये है कि हम हाई प्यूरिन फूड्स ले रहे हैं। दूसरी वजह ये है कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई इस तरह की बीमारी है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जितना यूरिक एसिड बन रहा है उतना एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा। और तीसरी वजह ये कि ये किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है, कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है या हम कोई डायूरेटिक ले रहे हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा हो रहा है। यूरिक एसिड क्या है और ये जिस्म में कैसे पैदा होता है। यूरिक एसिड बेसिकली एक कंपाउंड है जो कि बॉडी में इस तरह प्रोड्यूस होता है कि हम लोग जब हाई प्यूरिन फूड्स लेते हैं जिसमें सारे मीट आ जाते हैं, चिकन, मटन, बीफ, सी फूड, जब हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी में जो प्यूरिन है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और 3 बेसिक रीजंस होती हैं कि ये बॉडी में किस तरह पैदा होता है। उसमें यह है कि या तो हमारी बॉडी में कोई इस तरह का मेटाबॉलिक इशू जा रहा है जिसकी वजह से जो बन रहा है हमारी बॉडी में यूरिक एसिड वो उतना एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा किसी ना किसी वजह की वजह से। दूसरी बात, हम हाई प्यूरिन फूड्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं कि हम लोग मीट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और इसकी तीसरी रीज़न जो है वो ये है कि कोई इस तरह की मेडिकेशन हम ले रहे हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट ये है, जैसे डायूरेटिक हम ले रहे हैं या ब्लड प्रेशर की कोई दवाई ले रहे हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे यूरिक एसिड बढ़ रहा है। यूरिक एसिड बढ़ने की बुनियादी वजूहात क्या हैं और इसके सेहत पर क्या असरात होते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने की बुनियादी वजूहात में ओबेसिटी, डायबिटीज़, इस तरह की डिफरेंट डिजीज़ देखने को मिलती हैं। और इसके असल में यूरिक एसिड में क्या होता है कि जब यूरिक एसिड बढ़ता है हमारी बॉडी में तो क्रिस्टल्स यूरिक एसिड के बन जाते हैं हमारे जॉइंट्स में और टिश्यूज़ में, तो वो बहुत पेनफुल होता है। उसको बेसिकली गाउट कहते हैं। हम कहते हैं कि इस बंदे को गाउट का इशू है कि वो बहुत उसके जॉइंट्स में बहुत पेन स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये हम डिफरेंट डिजीज़ से कैसे रिलेटेड है कि जैसे अगर एक बंदा ओबीस है, उसका वेट ज़्यादा है, वो मोटापे का शिकार है, तो उसमें क्या होगा कि ऑलरेडी उसके एक तो स्ट्रेस होगा उसके जॉइंट्स वगैरह पे, एक बात। दूसरी बात ये होता है कि जब हमारे एब्डोमेन के अराउंड, मतलब हमारे पेट के आसपास की जो चर्बी होती है वो इंक्रीज़ होती है जब, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर देती है बॉडी में। और जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है तो ऑब्वियसली हमारी पेंक्रियाज को सिग्नल मिलता है कि और इंसुलिन बनाओ, और इंसुलिन बनाओ, और जितनी ज़्यादा इंसुलिन बनाएंगे लिवर उतनी ज़्यादा यूरिक एसिड बनाएगा, तो इस तरह यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है ओबेसिटी में एक वजह। दूसरी वजह, ओबेसिटी की वजह से हमारी किडनी डैमेज होती है। तो जब ओबेसिटी की वजह से हमारी किडनी डैमेज होगी तो हमारी किडनी उतना फ़िल्टर आउट नहीं कर पाएगी यूरिक एसिड को। तो जब यूरिक एसिड उतना नहीं फ़िल्टर आउट हो पाएगा थ्रू यूरिन तो वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, और बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस का मैंने बताया तो डायबिटीज़ से भी इस तरह पे रिलेटेड हो जाता है। क्या खुराक यूरिक एसिड की सतह को बढ़ने में मदद कर सकती है और कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए और किससे परहेज़ करना चाहिए। बिल्कुल, डाइट बहुत इम्पैक्ट करती है यूरिक एसिड पे। पहले सबसे मैं आपको बता देती हूँ हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए।
तो जब हम लोग किसी को भी अगर यूरिक एसिड का इशू है तो उसको चाहिए कि वो हाई प्यूरिन फूड्स जिसमें मीट आ जाता है हर तरह का, स्पेशली रेड मीट जो कि गोश्त है, उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप गोश्त ले भी रहे हो, चिकन या बीफ, तो आपको लेना चाहिए साइज़ ऑफ योर पाम, एक पाम की साइज़ का लेना चाहिए। 75 ग्राम्स होता है वो, या एक अगर आप नॉर्मल अंडा देखो तो वो जितना साइज़ होता है उतने साइज़ का आपको चिकन मटन जो भी आप ले रहे हो वो लेना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आपको लो फैट फूड आइटम्स नहीं चाहिए। मतलब अगर आप दूध ले रहे हो तो आप दूध में लो फैट की तरफ जाओ, योगर्ट ले रहे हो तो योगर्ट में लो फैट की तरफ जाओ, क्योंकि आपने फ़ैट से बेसिकली अवॉइड करना होता है। एक, क्योंकि वो ओबेसिटी करता है, दूसरा वो यूरिक एसिड भी बढ़ाता है। लेकिन दूध लेना असेंशियल है बिकॉज उसमें कैल्शियम होता है, और कैल्शियम कुछ जगहों पे देखा जाता है, कुछ स्टडीज़ में देखा जाता है कि कैल्शियम यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करता है। उसके अलावा आप वेजिटेबल्स की जो सर्विंग्स आपने लेनी है वो 4 सर्विंग्स एटलीस्ट एक दिन में वेजिटेबल्स की ज़रूर डालो। वो आप सैलड्स की फॉर्म में डालो, रॉ वेजिटेबल की फॉर्म में डालो, या उसको सालन बना के इस्तेमाल करो, वो आप पे है। एक सर्विंग जो है, एक नॉर्मल साइज़ की वेजिटेबल जो है वो एक सर्विंग है बेसिकली। तो 4 सर्विंग्स आपको दिन में एटलीस्ट डालनी चाहिए। उसके अलावा 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स लेने चाहिए, उसमें भी एक मीडियम साइज़ फ्रूट जो है वो एक सर्विंग होती है। फिर जब आप खाने बना रहे हो तो वो तरियों वाले खाने से, जो हम पाकिस्तानियों का होता है, उससे थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। स्पेशली घी से परहेज़ करना चाहिए। कोई भी स्टडी इस तरह की नहीं है जो इस बात को इनकरेज करे कि हमें देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, जो अनसैचुरेटेड फ़ैट होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा विटामिन सी देखा गया है कि यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए हेल्प करता है। तो आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, नींबू पानी भी दिन में कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन नींबू पानी से आपको उतना विटामिन सी नहीं आता जितना आपको मिलना चाहिए एक दिन में। तो नींबू पानी कंज्यूम करो, बिल्कुल करो, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई सप्लीमेंट या इस तरह की चीज़ से उसको पेयर अप कर लो ताकि आपकी विटामिन सी पूरी हो सके। और किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, इसमें हमारे हाई फैट फूड्स आ जाएंगे, जैसे मैंने आपको देसी घी बताया है। उसके अलावा जो हम मलाई वाला दूध पीते हैं उससे परहेज़ करना है। फिर जो ऑर्गन मीट होते हैं, जैसे हम कलेजी या इस तरह की चीज़ें खाते हैं, उनसे बिल्कुल परहेज़ करना है। बिल्कुल ऑर्गन मीट कंज्यूम नहीं करना, उसको जितना लिमिट कर सकते हैं उतना लिमिट कर दें, और वॉक करें। इन सब चीज़ों से हम लोग आराम से यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। जब वॉक की बात आती है तो आप वॉक 15 मिनट से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक बंदा यूरिक एसिड का मसले के साथ आया है ना, मोस्ट लाइकली ये चांस है कि वो ओबीस भी होगा। तो ओबीस है या ओवरवेट है तो उसका वेट कंट्रोल करवाना बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल है, बिकॉज वेट कंट्रोल होगा तो डायबिटीज़ का भी मसला सही हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला। वेट कंट्रोल होगा तो उसके अलावा किडनी वाला इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो वॉक स्टार्ट करें 15 मिनट से। मैं अपने क्लाइंट्स को जो रिकमेंड करती हूँ, जो आसान तरीका रिकमेंड करती हूँ, मैं कहती हूँ हर खाने के बाद 10 मिनट वॉक कर लिया करें। बस जो बिल्कुल पहले वॉक नहीं कर रहे थे उनको कहती हूँ बस आप हर खाने के बाद 10 मिनट वॉक कर लिया करें। और फिर जब उनको उसके एक पैटर्न पे वो आ जाते हैं तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट करती हूँ, जिसमें अगर आपने घर पे करनी है तो आप यूट्यूब पे आराम से सर्च कर सकते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। उसमें काफ़ी सारी आपको आ जाएंगी, आप उससे स्टार्ट ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्ट लेना इज़ द बेसिक थिंग। व्हेन यू विल टेक एक्शन तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इन रूटीन आके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यस, मैं उनको कहती हूँ कि ये जब वो 30 मिनट्स वॉक कर रहे होते हैं तो फिर मैं उनको कहती हूँ अब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आ जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता घर पे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं, फिर हम इंटेंस एक्सरसाइजेस आहिस्ता आहिस्ता इनकॉर्पोरेट करते हैं। हुरिया मुबशिर साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम हमारे नाजरीन के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।